हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 2019 का पेपर होगा और इसको आप अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये आपके सामने 5 जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं वो लिखे गए हैं और इनको सॉल्व करते हैं और इनका आंसर देखते हैं। आप सभी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लगातार अपने मित्रों में पहुंचाते रहिए और उनसे आगे इसको फॉरवर्ड करने के लिए बोलिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा ये प्लेटफॉर्म एक बड़े विशाल रूप में आ सके और हम सब मिल करके बहुत अच्छे से अध्ययन को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला गया है आपसे कि a की घात 7 है और गुणे में a की घात -9 है, तो आप इसका मान बताइए। आप ये ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि अगर a की घात m गुणे a की घात n गुणे में हो और ये आधार वाली संख्या बराबर हो तो इसको ऐसे ही लिख लेते a को, और घातों को, ये जो घात है ये जोड़ लिया जाता है। ये रूल होता है, ये नियम के अनुसार अगर हम यहाँ करेंगे तो a को ऐसे ही लिखेंगे और ये जो घाते हैं 7 और -9 इनको जोड़ लिया जाएगा। तो जब आप जोड़ेंगे, देखिए 7 और -9 को जोड़ना था, 7 फिर प्लस किया -9। अब देखिए 7 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 7 में से 9 तो जाता नहीं है, तो 9 में से 7 ही घटाएंगे 2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए माइनस का 2। तो इसका उत्तर आएगा a पर -2, जो कि सी पार्ट में दिया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका हो गया। इसी तरीके से अगर कभी ये 2 घातें हों और भाग करना हो एक ही घाते में एक ही घाते, तो आप जानते हैं इसमें घातें घट जाती हैं। तो ये सब बेसिक रूल्स हैं, इनको आपको मैंने बताया है अच्छे से, आपने ये सब पढ़ रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है a की घात 3 माइनस b की घात 3 और बटे में दिया गया a² प्लस AB प्लस B²। देखिए, ये इस टाइप के प्रश्न 2-3 वर्षों में लगातार पूछे गए हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कुछ फॉर्मूले आप याद रखिए। आपको पता ही होता है, मैं नोट कर देता हूं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपको मालूम a² प्लस B² प्लस 2AB। आपने इस पर बहुत काम किया है, ये सब चीज़ें आपको मालूम भी हैं। और इस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो a² प्लस B² माइनस 2AB। इसी तरीके से अगर a प्लस बी का होल क्यूब कहीं पर हो तो आप उसको लिखेंगे a³ प्लस B³ प्लस 3AB और ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर a माइनस बी का होल क्यूब कहीं पर हो तो लिखा जाएगा a³ माइनस B³ माइनस 3AB। यहाँ सब जगह बस माइनस हो जाएगा, पैटर्न यही रहेगा। और इसके बाद अगर हो कि a³ प्लस B³ तो एक ब्रैकेट में तो a प्लस बी रहता है और दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस AB प्लस B²। और यही अगर a³ माइनस B³ कहीं हो तो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी रहेगा और दूसरे में सब प्लस रहेगा। पैटर्न यही रहेगा a² AB और प्लस B² का। देखिए संख्याएं वैसे ही हैं, बस ये चिन्हों का ये आपको पता होना चाहिए। और एक आप ये जानते ही हैं कि अगर a² माइनस B² कहीं है तो a प्लस बी और a माइनस भी लिख दिया जाता है। ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको प्रयोग में अक्सर ये याद होने चाहिए, तो इनका प्रयोग हो जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वो किसका हुआ है, आप खुद सोचिए। ये a³ माइनस B³ का, देखिए a³ माइनस B³ जहाँ हो तो उसकी जगह आप ये लिख सकते हैं। अब देखिए मैं अगर ऊपर ये इसकी जगह लिख दूँ a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस AB प्लस B², ये लिख दिया मैंने। देखिए ये a³ माइनस B³ का फॉर्मूला ही वहां पर रख दिया। और नीचे आप देख रहे हैं a² प्लस AB प्लस B² है। ये पूरा देखिए इस पूरे से कट गया, क्योंकि ऊपर है ना ये गुणे में 2 संख्या थी, इसलिए ये पूरा कट गया, तो केवल a माइनस बी बचा। देखिए आंसर हो गया। इसी तरीके से आप इसका b पार्ट a माइनस बी आंसर दे देंगे। तो इसमें कोई भी प्रश्न ऐसा बनेगा तो ये आइडेंटिटीज आपके काम आएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आप लोगों को ये सब पता होता है, याद होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए। तो ये भी प्रश्न आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है 7/20 का प्रतिशत। जब भी कोई भिन्न हो, भिन्न को प्रतिशत बनाना हो तो आप उसमें 100 से गुणा कर दीजिए बस। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और आप देखते हैं 7 गुणे 5, 7 25 35%। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसका आंसर तो 35% हो गया डी पार्ट में। अब ध्यान दीजिए कोई भी भिन्न हो, जैसे ये 7/20 था, भिन्न को अगर हमें किस में बनाना है, प्रतिशत में बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा 100 से। अगर इसी तरीके से उल्टा अगर प्रतिशत से भिन्न बनाना हो, प्रतिशत से भिन्न बनाना उल्टा, तो हमें क्या करना होगा, भाग करना होता है 100 से। ठीक, आप देखते नहीं है जैसे ये लिखा है 20%, तो हम क्या करते हैं 20 के नीचे बटे 100 कर देते हैं ऐसे, और यही बटे करना मतलब भाग ही करना हुआ। और ये कट करके 20 एकम 20 पंचे 100, फिर ये 1/5 यानी भिन्न बन गया।
तो इसी तरीके से आप चीजों को करते हैं। अगर कभी दशमलव हो, दशमलव से भी अगर आपको प्रतिशत बनाना हो तो गुणा कर दीजिए 100 से। मतलब भिन्न या फिर दशमलव, दोनों के लिए याद रखिए, दशमलव हो या फिर भिन्न हो, इसको प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये तरीके आपको मालूम होने चाहिए और ये सब आप जानते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक समुच्चय A बराबर आपको दिया गया है 4, 6, 7 और एक समुच्चय B बराबर आपको दिया गया है 3, 5 और 6, ठीक। तो A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन ये जब उल्टा B ये बनता है तो इसको सर्वनिष्ठ समुच्चय बोलते हैं। और ये निकालने के लिए कॉमन केवल देख लेते हैं कि दोनों में जो मैच कर रहा है, A में भी और B में भी जो दोनों में मिलेगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए 4 यहाँ नहीं, मैच क्या कर रहा है 6 और 6, और तो बाकी कुछ है ही नहीं जो दोनों में हो, तो केवल 6 ऐसा है जो दोनों में पड़ रहा है, इसलिए ये हो गया इसका उत्तर 6, ठीक है, बी पार्ट में। तो इस तरीके से आपको करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1 वर्ग मीटर बराबर है 1 वर्ग मीटर, चाहे ऐसे बोले 1 वर्ग मीटर या फिर इसी को कहा जा सकता है 1 मीटर का स्क्वायर। एक ही बात है ना, वर्ग का मतलब घात 2 ही तो होता है, चाहे ये चीज बोले वर्ग मीटर या इस पे स्क्वायर लगा के बोल दे, एक ही बात है। ये क्षेत्रफल को दर्शाएगा हमेशा, है ना, आप जानते हैं। तो अगर इसमें बोला गया कि किसके बराबर है और सबको वर्ग सेंटीमीटर बनाना है, तो जब भी वर्ग मीटर है मतलब मीटर 2 बार है, इसको यही तो बोल सकते हैं। देखिए मीटर गुणे मीटर, भाई मीटर पर घात 2 का मतलब मीटर गुणे मीटर बोल सकते हैं। अगर हमको 1 मीटर, ये देखिए 2 बार मीटर हुआ, सेंटीमीटर बनाना है तो इसका मतलब मीटर से सेंटीमीटर कैसे बनता है, 100 से गुणा करें। इस मीटर की जगह 100 रख दे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा गुणे, इस वाले मीटर की जगह भी हम 100 सेंटीमीटर रख सकते हैं। अब देखिए 100 गुणे 100 कितना हुआ, 4 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलके क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, या इसी सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कह सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो आप जरा मैच करिए, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, जो कि आपका सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न करने होंगे। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप बदल के आराम से देख सकते हो। तो मुझे आशा है आप बढ़िया से अच्छे से बहुविकल्पी प्रश्नों को समझ गए हैं। अब चलिए 2019 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करते हैं। आप सब वीडियोस को शेयर करते रहिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अब आपके सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और इन अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम करेंगे, सीखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने जो बोला गया है, वाहक चेक क्या होता है। देखिए ये सब प्रश्न बहुत बार, वाहक चेक, रेखांकित चेक, ये बहुत बार पूछा जाता है और इनको मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर में भी और अलग से भी। देखिए वाहक चेक, वाहक का मतलब जो धारक है, जो धारण करने वाला, जिसके नाम अकाउंट है या जिसके नाम चेक है, इसी को वाहक चेक अथवा धारक चेक या फिर बियरर चेक भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, बियरर चेक। बियरर का मतलब ये होता है धारक या वाहक, तो इन नामों से ये जाना जाता है। बियरर चेक या धारक चेक या वाहक चेक क्या होता है, जिस व्यक्ति के नाम अकाउंट होता है यानी खाता होता है, उसी व्यक्ति का के जो चेक द्वारा वो पेमेंट या भुगतान होता है, उसी व्यक्ति को हो। अगर जैसे आपके नाम चेक है और आप ही जाते हैं कैशियर से भुगतान लेते हैं, तो वो वाहक चेक के माध्यम से हो रहा है। वाहक चेक एक प्रकार से कोई व्यक्ति को निर्देशित भी किया जा सकता है, जैसे जिसके नाम चेक है वह व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे पर्सन को निर्देशित कर देगा, यानी उस चेक में लिख देगा कि इसको, इस व्यक्ति को पेमेंट कर दिया जाए, तो दूसरा व्यक्ति भी जाकर के उस पेमेंट को ले सकता है, ठीक है। तो ये होता है वाहक अथवा धारक चेक। वाहक अथवा धारक चेक या बियरर चेक उस व्यक्ति की स्वयं की के खाते पर प्राप्त चेक होती है और इस चेक के माध्यम से वाहक या धारक जाकर के पैसे प्राप्त कर सकता है या किसी व्यक्ति को निर्देशित कर सकता है, तो उस व्यक्ति को भी पैसे प्राप्त हो जाएंगे। जैसे अगर ये चेक में मेंशन कर दे कोई नाम कि राजेश को मिलना है, तो राजेश जाएंगे और कैशियर इनको पेमेंट दे देगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि वाहक चेक या धारक चेक क्या होती है, ठीक है। ये 1 नंबर में है तो 2-3 लाइनें आपको बस ऐसे लिख देनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं, यहां पर समकोण बन रहा है, समकोण मतलब 90 डिग्री, यहां पर देखिए समकोण यानी 90 डिग्री बन रहा है। ये भुजाएं आपको दी गई, तो ये त्रिभुज में आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज में इस भुजा को आप आधार कहते हैं, ये जो नीचे है ये वाली, और ये जो सीधे ऊपर ये ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई है, या वैसे तो लंब भी बोलते हैं। तो ये हो गया ऊंचाई। तो आपको देखिए एक तरह से समकोण बनाने वाली भुजाएं पता है। एक इसमें कोई आधार आप मान लीजिए, देखिए एक 4 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर, कोई भी चाहे 4 सेंटीमीटर हमने इसको मान लिया और 6 सेंटीमीटर हमने इसको मान लिया। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई।
अब इसका क्षेत्रफल, तो आपको मालूम है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये बहुत ही सामान्य सा सूत्र होता है, ये सबको याद होता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार है इसका 4 और ऊंचाई है 6। बस अब आप देखिए 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, ये आ गया। और सब सेंटीमीटर में थे क्योंकि ये क्षेत्रफल आया है इसलिए सेंटीमीटर की घात 2। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप बहुत ही आराम से इन प्रश्नों को लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ढंग से ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9x 12 व 16, 9x 12 और 16 चार संख्याएं समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा जब भी चार संख्या समानुपात में होती तो पहले दो का रेशियो यानी 9/x ये बराबर होगा ये आखिरी वाले दो के रेशियो यानी अनुपात के, यानी 12/16। तो इन दोनों को एक साथ बटे में ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ बटे में ले लीजिए, बस। उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 का गुणा 16 से हो जाएगा और x का गुणा 12 से हो जाएगा। अब देखिए x बताना है आपको, तो ये 12 को हटाना पड़ेगा x के साथ जो है इसको, तो ये गुणे में है, इधर 9 और 16 के साथ इस तरफ लाएंगे तो जो चीज़ इधर गुणे में होती है वो बटे में हो जाती है, और जो चीज़ बटे में होती है वो गुणे में हो जाती है। ये सब आप जानते ही हैं। इधर बचा x। अब देखिए आराम से इसको काटिए, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। आप देख रहे हैं x बराबर 3 चौके 12, यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है भाई, 4 से इसको काट दिया, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12 और 3 से 3 तिहाई 9, फिर 4 तिहाई 12 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए ये भी हो गया 12, इसमें x का मान आ गया। तो मुझे आशा है आप लोग ढंग से सीख रहे हैं क्वेश्चंस को। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड करना है और बड़ा ही सरल सा प्रश्न लिया गया है। इसका गुणनखंड करना है। आपको मालूम है जब भी आपको इस टाइप की संख्या ax² + bx + c इस टाइप की संख्या यानी कि इस टाइप के व्यंजक का गुणनखंड करना होता है तो आप इसको x² के साथ जो होता है और c यानी संख्या, इसको अलग से माइंड में गुणा करते हैं। तो देखिए संख्या की जगह 10 है, ठीक है 10 ले लेंगे, c की जगह और a से गुणा करेंगे। x² के साथ कुछ नहीं तो हम मान लेते हैं 1 है, इसको 10 एकम 10, यानी कि पहले ये वाली संख्या और यहाँ वाली संख्या का गुणा कर लेते हैं, माइंड में अलग रफ में कहीं कर लें। ठीक है, ये चीज आपको करनी होती। तो ये आपने किया 10 आया। अब बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि उनको जोड़े या घटाएं तो 3 ही रहे और उनको गुणा करें तो 10 हो जाए। तो ऐसी दो संख्या आपको मालूम है 5 और 2। भाई 3 की जगह अगर 5 - 2 लिखें तो 3 ही रहेगा और 5 दूनी 10 भी हो जाएगा, यानी उस नियम को सेटिस्फाई करता है। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, आप चैप्टर वाइज में जाके देख सकते हैं। 3 की जगह ये लिख दिया, x बाहर था x लिख देते हैं, बाकी सब ऐसे लिख लिया। हमने केवल 3 को दो भागों में तोड़ा, ऐसे दो भाग कि जिनको जोड़ने या घटाने पर 3 ही आए और उन्हीं को गुणा करने पर वो 10 आए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको बस गुणा कर लीजिए, ये 5x हो जाएगा और ये माइनस का आपका 2x हो जाएगा और ये -10। भाई देखिए ये प्लस का 5 है और फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, और x तो इससे भी गुणा होगा, x इससे भी गुणा होगा, दोनों से हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लिया जाता है। आखिरी स्टेप ये होती है कि बस दोनों में आखिर पहले दो और लास्ट के दो में कॉमन लीजिए। तो यहाँ देखिए x मिल रहा है, यहाँ से एक x बचेगा और ये प्लस का 5 बचेगा। भाई 2 बार x है, यहाँ 1 बार x है, x को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ -2 ही कॉमन होगा क्योंकि x यहाँ है लेकिन x यहाँ नहीं है, तो 2 कॉमन होगा, 2 पंचे 10 होता है, 2 यहाँ मिलेगा तो x बचेगा। और देखिए यहाँ जब माइनस बाहर हो जाए तो अंदर का इस जगह का चिन्ह बदल दीजिए। हमेशा नियम होता है कि अगर बाहर माइनस लिया जा रहा हो तो यहाँ का चिन्ह अंदर वाला बदल जाता है। ठीक, 2 पंचे 10 होता है तो यहाँ 5 बचा। आप देखिए यहाँ भी x + 5, यहाँ भी x + 5, इसको इकट्ठे एक बार बाहर लिख लीजिए x + 5 को, और ये जो है ये आपका x - 2 ऐसे लिख लिया जाएगा। ये आपका गुणनखंड हो गया। ठीक, यहाँ से x, यहाँ से -2 दूसरे ब्रैकेट में और ये x + 5 जो था वो एक ब्रैकेट में, इस प्रकार से लिख दिया गया। ये गुणनखंड आपका हो गया और आंसर हो गया इसका। चलिए अच्छी बात है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और बहुत प्रकार के प्रश्नों को आपको कराया जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं चैप्टर वाइज में जाकर के 3rd सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 6 मीटर लंबाई, 25 मीटर ऊंचाई और 15 मीटर मोटाई वाली एक दीवार का आयतन बताना। ठीक है, जब भी आयतन बताना है तो लंबाई, आप लंबाई को L से लिखेंगे, ये है 6 मीटर, चौड़ाई यानी कि ऊंचाई आपको दिया गया है 25 मीटर,
ठीक है। और मोटाई यानी कि उसको हम चौड़ाई मान लेंगे, चौड़ाई आपका कितना है, मोटाई जिसको बोला गया 15 सेंटीमीटर। देखिए 2 तो मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में, तो आप इसको भी मीटर बनाएंगे और सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो ये दशमलव लग जाएगा बस आगे, 0.15 मीटर। ये आपको मालूम है कन्वर्ट करना कि सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 से भाग और मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा होता है। अब आपको इस दीवार का आयतन बताना था, और आयतन आप सभी जानते हैं कि वॉल्यूम V इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है 6, चौड़ाई है आपका 0.15 और ऊंचाई है आपका 25। केवल आपको गुणा करना 15 छक्का 90 है ना, 15 छक्का 90, 2 अंकों पे दशमलव, यहाँ दशमलव लग जाएगा, गुणे में 25। ठीक है, तो ये आप देखिए, इसको हम इस दशमलव के बाद वाले जीरो का कोई अर्थ होता ही नहीं, हम इसको 0.9 मान सकते हैं और 25 से गुणा करेंगे तो 25 9 225 होता है ना। 25 को अगर आप देखें तो 25 और 250 होता है, 225 होगा और एक ही अंक पे दशमलव, इसलिए यहाँ दशमलव लगा देंगे तो आप देखेंगे 22.5, और क्योंकि सब मीटर है इसलिए मीटर की घात 3। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो मुझे आशा है आप इसको बहुत अच्छे से ढंग से समझ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। ठीक है, बाकी गुणा भाग एक बार चेक कर लिया करिए, कहीं पर अगर हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाए तो उसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और अति लघुत्तरी का लास्ट प्रश्न। यहां पर बोला गया है आपको 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि 42 हो जाए। तो देखिए अब सामान्य सी बात है, इसको दो तरीके से कराएंगे हम आपको। 9 सही 4/5 को पहले बदलिए, लिखा गया 9 सही 4/5, इसको हम बदल लेंगे अगर सामान्य भिन्न में, तो 9 × 45 इसका इससे गुणा होता है और ये चीज इसमें जोड़ दी जाती है, आप जानते हैं। तो 9 × 45, 45 में 4 जोड़ेंगे 49, 49/5, चाहे ये लिखिए चाहे 49/5 लिखिए, एक ही बात है। तो सामान्य भिन्न में करके ही हम ऐसे प्रश्नों को सरल कर पाते हैं। अब देखिए बोला गया इसमें किससे गुणा करें, तो आप मान लीजिए कि x से गुणा कर रहे हैं, 49/5 में x से गुणा करें तो ये 42 हो जाएगा, ये भी एक मान सकते हैं। तो देखिए अब हम 5 उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, x आपको यही बताना है आपने, क्योंकि मान लिया कि x से गुणा करने पर ऐसा होगा, तो x अब निकाल लीजिए, 5 बटे में है तो 42 के साथ गुणे में हो जाएगा, और ये 49 गुणे में है तो इधर 49 जाएगा तो बटे में आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 7 से देखिए 7 × 42, 7 × 7 = 49, 5 × 6 = 30, 30/7, 30/7 कहिए या 7 से ऐसे आप भाग कर लीजिए, 7 × 4 = 28, 2 बचेगा, 4 सही 2/7 भी कह सकते हैं, आपके ऊपर है, जैसा आपको प्रश्न आपको उत्तर करना हो, एक ही बात है, चाहे ये कहे या फिर ये कहे। ये हो गया। दूसरा तरीका ये भी था, डायरेक्ट ये सब एक्स ना करते तो इसमें किस संख्या से गुणा करें कि 42 हो। जैसे मैं कहूं कि 10 में किससे गुणा करें कि 20 हो जाए, तो आपको मालूम है 2 से, तो 10 में 2 से भाग। इससे अच्छा एक और तरीका ये है कि ये जो 20 हो गया इसको इसी 10 से बस भाग कर दे तो भी सीधे 2 आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से ये पूछा गया था कि इस 49/5 में किससे गुणा करें कि 42 हो जाए, तो हम इस 42 को इसी से भाग कर दे डायरेक्ट, 49/5 से ये भी होगा। तो 42 गुणे ये संख्या, ये भिन्न पलट जाएगी। जब भी आपको जानते 2 भिन्न बटे में हो तो नीचे वाली भिन्न आप पलट देते हैं ऐसे, देखिए चीज वही आ गई ऐसे ही बन के, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, फाइनली देखिए 30/7 या आ गया, या फिर ये वही चीज लिख सकते हैं आप, 4 सही 2/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा समझ में आए वैसे आप इसको कर लीजिए। इसी के साथ ही आपके अति लघुत्तरी प्रश्न भी खत्म होते हैं। और अब चलिए इस 2019 के लघुत्तरी प्रश्नों को भी कर लिया जाए, और आप लोग वीडियोस को लगातार शेयर करते रहिए, लगातार मित्रों में भेजते रहिए। चलिए देखते हैं। अब आपके सामने लघुत्तरी प्रश्न लिए गए हैं, जो कि कंप्लीट 12 से लेकर 18 तक सभी लघुत्तरी प्रश्न आपके सामने हैं। ये सभी प्रश्न 2-2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 को आपको करना है। ठीक है, बोला गया है 1000 रुपए का 10%, यानी कि इसका मतलब इसने मूलधन दिया हुआ है, मूलधन P बराबर 1000 रुपए, 10% की दर से, वार्षिक दर यानी दर जिसको कहते हैं R, आपको 10% दिया गया। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज वाले केस में n समय को जो है n से लिखते हैं, समय n बराबर कितना दिया गया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, CI बोले या चक्रवृद्धि ब्याज बोले, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें मालूम है एक सूत्र हम लगाते, A बराबर P1 + R/100 की घात n, है ना। ये सूत्र आपको मालूम है, ये मिश्र धन होता है। यहाँ पर A क्या होता है,
मिश्रधन। पहले हम मिश्रधन यानी अमाउंट निकाल लेते हैं। तो P की जगह 1000 रखेंगे, मूलधन दिया गया था, इस ब्रैकेट में 1 प्लस दर था 10% वार्षिक, तो 10 रखेंगे, बटे में 100 है और समय 2 वर्ष का। इसको सॉल्व करने से अमाउंट मिल जाएगा यानी मिश्रधन मिल जाएगा। ये एक एक जीरो कट गया, 10 एकम 10 एक 11, 11 बटे 10 हो गया की घात 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 1000 गुणे 11 बटे 10 2 बार लिखेंगे क्योंकि घात 2 है तो गुणे में 2 बार और दोनों जीरो कट गए। देखिए इसमें 11 गुणे 11 121 होता है और यहाँ से एक जीरो है तो देखिए 1210 आ गया। ठीक, 1210 रुपए मिश्रधन आया। तो अगर मिश्रधन ये आया है तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, फिर बाद में आपको बस इतना और करना होता है कि भाई आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, बस इतना आपको और करना होता था। मिश्रधन आया है 1210, मूलधन था 1000, तो माइनस करेंगे तो 210 रुपए आंसर आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। आपको ये बहुत डिटेल में चैप्टर्स में भी पढ़ाया गया है, आप लोग देख सकते हैं ढंग से। चलिए ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये सब प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 13, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात 4:5:6 किसमें अनुपात है? घनाभ के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दिया गया है। कितना अनुपात दिया गया है? 4:5:6। उसका आयतन इतना है। देखिए आयतन बताया गया 960, तो घनाभ का आयतन। तो आप क्या करते हैं, जब भी इस तरीके से दिया जाता है तो आप सबसे पहले इनको मान लेते हैं कि भाई माना लंबाई बराबर 4x, चौड़ाई बराबर 5x और ऊंचाई बराबर 6x। ठीक है, अब क्योंकि आयतन दिया गया, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और आयतन का मान दिया भी गया 960, तो आप इस आयतन की जगह v क्या होता है? आयतन 960, आप चाहे v लिखें या आयतन बराबर, क्योंकि आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, इसीलिए v बराबर L इंटू बी इंटू एच। लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। ठीक है, ये हो गया लंबाई आपने मानी है। यहाँ देखिए 4x, चौड़ाई हो गई 5x, ऊंचाई हो गई 6x। बस ठीक है, 4 पंचे 20 छक्का 120 हो जाएगा, 120 और x गुणे x मिलकर के x की घात 3 और इधर 960। आप चाहे ये गुणा करें, आप चाहे तो गुणा ना भी करें, खैर ठीक है। इधर देखते हैं, अब ये आपका हो जाएगा 960, ये 120 को इधर लाना पड़ेगा तो बटे में हो जाएगा, तो इधर x क्यूब मिलेगा, एक एक जीरो कटेगा, 12 8 96 होता है, यानी x क्यूब का मान 8। तो x बराबर क्यूब रूट, भाई घन होगा तो उधर घनमूल हो जाएगा, और 8 का घनमूल कितना आता है? 2। आप सभी जानते हैं 2 गुणे 2 करेंगे फिर पेयर बन जाएगा, 2 ही आएगा। x का मान आ गया 2, अगर x का मान 2 आ गया तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 2 यानी 8 सेंटीमीटर, ये 5 गुणे 2 यानी कि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, और ये 6 गुणे 2, सब जगह देखिए x का मान बस 2 रख रहे हैं, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको तीनों माप आ गई, और यही आपसे पूछा था कि घनाभ की मापें बताइए, तो 8 10 12। ठीक है, ये आपकी माप आ चुकी है। तो ये प्रश्न भी हो गया। मुझे आशा है आपको ये प्रश्न भी ढंग से समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला गया है x² - 1 - 2y - y² का गुणनखंड कीजिए। इसको ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा अजीब रहता है। देखिए ये x² है, और अगर मैं ये माइनस लिखूँ और इसको ब्रैकेट में लिखूँ तीनों को, तो आप देखिए ये 1, और जब माइनस बाहर होता है तो अंदर के सब चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का y²। अब इससे क्या हुआ, आप खास बात देख रहे हैं कि इन तीनों में एक सूत्र लग रहा है। देखिए a² b² 2ab जैसा। आप ये बात ध्यान रखेंगे, ये जब भी आपको मिलेगा आप पहचान जाएंगे। अगर हम इसको ऐसे कर दें y², देखिए आगे कर दें तो a² हो गया, ये बीच में 2ab 2y वाला हो गया, प्लस 1 को अगर हम चाहे तो 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। 1 पर चाहे जितनी घात आप लगाइए 1 ही रहेगा। अब आप देखिए a² b² 2ab जैसा बन रहा है बिल्कुल। अब इसको चेक करना चाहे तो आप देख सकते हैं कि a² ये हुआ, यहाँ पर b² ये हुआ, बीच में प्लस 2a यानी y और b यानी कि 1। तो देखिए जब इतना गुणा होगा तो 2ab का 2y ही तो आ जाएगा, ये देखिए। तो इसका मतलब ये आपको पता चल गया कि ये सूत्र कौन सा होता है, a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, a² + 2ab + b², यही होता है। तो हम यहाँ पर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं y + 1 का होल स्क्वायर, इतने को, क्योंकि ये सूत्र है इसी का। ठीक है,
भाई इसमें आप देख रहे हैं ना कि ये y+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस इधर b स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 2ab तो 2y, यही तो होगा। तो इस इतने की जगह ये लिख सकते हैं हम, यहाँ a की जगह y है, b की जगह 1 है, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे आशा है आप लोग ये अच्छे से समझ रहे होंगे, ये चीज़ हो गई। तो अब अगर ये हो गया तो अब देखिए एक सूत्र और फिर लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको मालूम है एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब भी संख्या इस रूप में हो तो इसको आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में ये x में प्लस के साथ ये आ जाएगा y+1 a प्लस बी, ये हो गया देखिए, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a की जगह x फिर माइनस b की जगह आप देखिए ये ऐसे पूरा रखेंगे, लेकिन जब माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, इस तरीके से आपको रखना होगा। ठीक, तो ये आपका हो गया गुणनखंड, इस प्रश्न का गुणनखंड हो गया। आप देखिए यहाँ पर इस जगह पर आपको 3 में कभी कभी ये आइडेंटिटी मिल जाएगी बनती हुई। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक प्रश्न का निर्माण करूँ आपके लिए, तो देखिए यहाँ पर आप अभी देखिए मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ p स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस, फिर इस जगह हमने लिख दिया यहाँ पर आकर के एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। देखिए ये आपको मिल गया और गुणनखंड करना है। तो आप देखिए साफ साफ ये जो इतना 3 हिस्सा है, अगर ये माइनस है, अगर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो आपको मालूम है बिल्कुल वैसे ही अगर इसको करना चाहे, देखिए माइनस लगाएंगे, इसको ब्रैकेट में अगर लिखेंगे तो सब चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब आपको मालूम ये देखिए a स्क्वायर अगर हम चाहे तो इसको 1 पर स्क्वायर मान सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बन रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आगे फिर वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम करें तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। जब ये होगा तो आप देखिए ये a माइनस बी लिखेंगे ना, a की जगह ये है और b की जगह ये है, a माइनस भी लिखेंगे, लेकिन ये माइनस जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और ये प्लस माइनस माइनस ऐसा हो जाएगा। ये आपका देखिए हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न आपसे मिल सकते हैं और आप आराम से उनको कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप इसको समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, तो ढंग से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस पहचान हो जानी चाहिए। अगर पहचान हो गई तो आप बहुत ही अच्छे से इनको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा, एक वृत्त है इसमें 10 सेंटीमीटर की लंबी जीवा है, मान लेते हैं ये जीवा है आपकी a और b, इसका नाम रख देते हैं, इसको 10 सेंटीमीटर कर देते हैं, यहाँ कहीं केंद्र है। लंबी जीवा खींची गई 10 सेंटीमीटर, जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। ये मान लिया गया कि यहाँ से दूरी, ये जो केंद्र से इस जीवा की दूरी है ये 12 है, ये 10 था तो 5 इधर डिवाइड हो जाता है। मैंने बताया कि हमेशा केंद्र वाले से जीवा जब भी डिवाइड होती है तो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड होती है। अगर ये 14 होता तो 7 7, 12 होता तो 6 6, 16 होता तो 8 8, ऐसे डिवाइड हो जाता है हमेशा, ठीक है। ये केंद्र से जब लाइन खींची जाती है तो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो ये तो 10 था, 5 5 हो गया। अब आपसे क्या कहा गया है कि आप वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखिए अगर मैं यहाँ से केंद्र को इससे मिलाता हूँ तो ये त्रिज्या ही होगी, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी वृत्त में केंद्र से अगर परिधि पर मिलाते हैं तो इसी को त्रिज्या कहते हैं, चाहे जहाँ मिलाएं, जहाँ भी मिलाएं, ये सब त्रिज्या होगी। तो इसका मतलब, और ये बराबर होती त्रिज्या, तो आराम से आप यहाँ देख रहे हैं, अगर मैं इसको बना रहा हूँ तो ये त्रिज्या है, यही आप मान लीजिए आपको ज्ञात करना है। इसको O मान लेते हैं सेंटर को। ये हमेशा यहाँ 90 कोण बनता है, 90 डिग्री हमेशा ये नियम होता है, मैंने आपको पढ़ाया। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर मैं इस त्रिभुज को अलग से बना लूँ तो ये O है, ये A है और ये B है। देखिए ये 5 है, ये 12 है, यही AO त्रिज्या है, यही आपको ज्ञात करना है। इसी को मैंने बाहर बना लिया, देखिए यहाँ पर। तो ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में इसको बोलते हैं, इस भुजा को बोलते हैं आधार जो 5 वाली, और ये वाली आपको बोलते हैं लंब, और ये सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं कर्ण। कर्ण यानी त्रिज्या यहाँ पर है, अलग बात है। लेकिन समकोण त्रिभुज की बात करें तो उसमें ये आधार होता है, AB आधार है, BO यहाँ लंब है और ये कर्ण। इसको सरल करने के लिए पाइथागोरस का नियम होता है। पाइथागोरस जी ने एक नियम दिया था कि इन तीनों भुजाओं में अगर 2 भुजाएं पता हो, तीसरी ना मालूम हो, तो पाइथागोरस की प्रमेय से के नियम से आप निकाल सकते हैं, कि प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस जी ने नियम ये बताया था कि जो कर्ण है उसका वर्ग बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक, आधार के। तो कर्ण की जगह त्रिज्या ये ज्ञात करना था, इसी को हम यहाँ पर त्रिज्या, चलिए त्रिज्या को r से लिखते हैं, मैं r मान लेता हूँ, तो r का वर्ग हो जाएगा। लंब आपका देखिए यहाँ पर 12 है तो 12 रख दीजिए,
प्लस आधार 5 है तो 5 रख देते हैं, ठीक है। 12 का वर्ग 12 गुणे 12 144, 5 का 25, ये आर स्क्वायर, यही आपको ज्ञात करना है त्रिज्या। 144 125 169 होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जब r का वर्ग 169 तो r निकालेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। आपको मालूम है कि वर्ग उधर वर्गमूल हो जाता है। 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। भाई 169 13 गुणे 13 होता है, ये त्रिज्या आपकी आ गई 13 सेंटीमीटर उत्तर। यही आपको बताना था और ये वाला आ गया 13। ठीक है, तो मुझे आशा है आप इसको ढंग से समझ गए होंगे और ये बहुत ही आसान टाइप का प्रश्न आपसे पूछा गया था। बस समझना था, एक एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और ये चीजें मैंने वृत्त में बहुत डिटेल में 7-8 पार्ट में वृत्त को पढ़ाया है, एक एक चीज को डिटेल में सिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोला गया 1 से 20 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 20 के बीच में सम संख्याएं लिखिए तो क्या होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, ठीक है, यही तो होगा। ये आपका हो जाएगा 1 से। अगर 20 को शामिल करना है, देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां पर संख्या 1 से 20 तक, हाँ तो 20 को शामिल करना है, ये हो गया। तो ये आपका आपने संख्या लिख ली। और मैंने आपको समांतर माध्य का सूत्र बताया, यहाँ पर आपको समांतर माध्य बताना है। तो एक तो तरीका बड़ा ही आसान है, ऐसे प्रश्नों में अगर समांतर माध्य बताना हो, समांतर माध्य मैंने यूपी टेट में पढ़ाया, शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, लेकिन आप करिएगा लॉन्ग वाले मेथड से, शॉर्ट से मत करिएगा, पहले देख लीजिए। तो समांतर माध्य में जब अगर अंतर समान हो, मैंने आपको पढ़ाया था अगर सबका डिफरेंस समान हो, ऐसी श्रृंखला हो, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या ले लीजिए और इसको जोड़ के बटे 2 कर दीजिए, बस यही हो जाएगा समांतर माध्य। यानी 20 2 22, 22 बटे 2 यानी कट के आ गया 11 उत्तर इस प्रश्न का। लेकिन इसको लगाने का तरीका आप जो लगाइएगा, क्योंकि 2 नंबर में प्रश्न है आपके एकेडमिक्स में, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, फिर इन सबको जोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर आप जानते हैं कि पदों का योगफल क्या होता है, इसका सूत्र पदों का योगफल, पदों या आंकड़ों का जो भी हो, आंकड़ों का योगफल या पदों का योगफल, और बटे पदों की संख्या, जितने भी पद हों, ये आपका सूत्र होता है सामान्य। जितने भी योगफल में है 4 2 4 6 8 सबको जोड़ना है, 8 10 12 14 16 प्लस 18 और प्लस 20, और बटे संख्याएं कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं, ठीक है, 2 से लेकर के वहां तक की 10 संख्याएं हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से 10 से कर दीजिए। अब देखिए इसको जोड़िए तो कितना होगा, अब इसको जोड़ेंगे तो 2 4 6 6 12 8 20 10 30 30 10 40 2 42 42 4 46 10 56 56 6 56 6 62 10 72 72 8 80 10 90 20 110, ये आया 110 और नीचे 10 0 0 कट गया, तब 11 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से करेंगे तब भी आपका वही आएगा, और ऐसे भी आप देख रहे हैं, आपको मैंने दोनों प्रकार से ढंग से समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए, ताकि हम आने वाले भविष्य में और भी बेहतर से बेहतर कार्य कर सके। हर तरह की आपको सब्जेक्ट और चीज़ों की तैयारियां कराई जा सकें। निम्नलिखित को घातांकी रूप से लघुगुणक रूप में लिखना है। ये आपका घात में दिया है 13 की घात 2 बराबर 169, और इसको आपको लॉग में लघुगुणक रूप में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई भी ऐसी संख्या आपको दी गई हो, जैसे मान लीजिए a पर घात में y बराबर x, तो आप क्या करेंगे, या a पर x बराबर कुछ भी ऐसे घात के रूप में, तो हम क्या करते हैं, हम इसको log ऐसे लिखते हैं, और ये जो है a यानी ऐसे लिख देते हैं बेस में, ये x जो उधर है वो सामने ले आते हैं, और ये y जो घात में वो x की जगह पहुंचा देते हैं। बस इतना तरीका होता है। ये घातीय रूप है, ये लघुगुणक रूप है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, log लिखेंगे, 13 पर घात थी, 13 को छोटा नीचे लिख देंगे और 169 सामने ले आएंगे, और इस 2 को घात वाले इधर पहुंचा देंगे बराबर के, बस ये आपका तरीका है। अब इसी तरीके से दूसरा देखिए, इसमें क्या था, दूसरा था 10 की घात -3 बराबर 1 बटे 10 की घात 3, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखिए यहां भी वही करिए, लॉग ये 10 ले लीजिए, इसको आप 1 बटे 10 की घात 3 लिख सकते हैं, या फिर 10 की घात 3 को 1 बटे 1000 भी लिखा जा सकता है आपके ऊपर, और ये -3 इधर चला जाएगा, बस ये 100% सही है।
ठीक है, कई जगहों पर इनको बदल के 1000 करके किया गया हो या फिर कैसे भी किया गया हो, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, तो मुझे आशा है आपको ये ढंग से समझ में आ गया होगा, दोनों किस तरीके से बदले गए हैं ये भी आप समझ गए होंगे। इसके लिए मैंने चैप्टर में बहुत ढंग से डिटेल में इनको भी पढ़ा दिया है, जिनको डाउट हो वो लोग देख सकते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण। समद्विबाहु त्रिभुज जिनके भुजाएं बराबर, जिनकी दो भुजाएं बराबर हो, जैसे मान लीजिए ये ABC त्रिभुज है तो इसकी कोई दो भुजाएं मान लेते हैं हम ये वाली बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। अब बोला गया है समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण। समान कोण कहाँ बनते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के साथ जो ये कोण बनते हैं यहाँ पर, ये हमेशा समान होते हैं, ये नियम है। जितना ये होगा उतना ही होगा, जैसे ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60, ये 50 होगा तो ये भी 50, है ना, ये रूल होता है, ध्यान रखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, मतलब ये जो तीसरा कोण है यहाँ बन रहा, अगर हम इसको x मानेंगे तो ये इससे 4 गुना है जो समान वाले कोण है, तो यानी 4x। तो हम क्या करेंगे, यही बोलेंगे कि माना तीसरा कोण, पहले समद्विबाहु त्रिभुज का तीसरा कोण मान लें, जिसके बारे में कुछ नहीं पता तो उसको हमने माना x। तो क्योंकि जो समान वाले कोण है तो आप समान कोण क्या होगा, दोनों वो 4 गुना इससे होंगे, मतलब 4x। तो इसका मतलब ये 4x तो ये भी 4x। अब आप बताइए, दोनों समान कोण 4x हो गए, तो अब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी x ये और प्लस 4x मिला करके 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। 4x 8x और 1x मिलके 9x बराबर 180, तो x बराबर ये 180, 9 जो है इधर आके बटे में आ जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 20, x बराबर 20 आ गया। तो सभी कोण मिल जाएंगे, यानी तीसरा कोण तो सीधे सीधे 20 ही हो गया ये वाला, है ना, और ये 20 चौके 80, यानी 4 गुणे 20 यानी कि 80 डिग्री। यानी जो समान कोण है वो 4x था, जिसको हमने 4 गुणे 20 किया x का मान रख करके, तो 80, समान वाले कोण 80 और तीसरा कोण 20 डिग्री, ये मान आ गया। आपसे पूछा गया था तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बताइए, तो 80, 80 और 20, ठीक है। और देखिए 80, 80, 160, 20, 180 होता भी है। आप सभी ने ढंग से अच्छे से इनको देखा, सीखा और समझा, और सारे प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से देख लिया। अब आपको मैंने 2017, 18 और 2019 3 वर्षों के प्रश्न पत्र करा दिए हैं डिटेल में अच्छे से। आपने देखा कि क्या पिछले वर्षों में कहीं भी कोई भी प्रश्न अजीब सा आया जो आपको मैंने न पढ़ाया हो? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति मूल्यांकन कैसे करता है, पिछले वर्षों में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सारे कई वर्षों को मैंने 3-4 वर्षों को हम लोगों ने किया, तो इससे ही तो आप समझ पाते हैं कि हाँ इस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वो कोई जबरदस्ती का बदलाव कोई करता है परीक्षक या कुछ भी, तो फिर उसके लिए हम आप कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया, जो हमने चैप्टर सीखे वहां पर इस लेवल से काफी ऊपर हमने सीखा है, काफी अच्छा सीखा है। तो अगर कुछ बदल के आता है तब भी आप कर पाएंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखेंगे, सारे बेसिक चैप्टर को सीखेंगे ही नहीं, तो नहीं कर पाएंगे। तो आपको अच्छे से चैप्टर पर कमांड होनी चाहिए, उसके बेसिक्स अवधारणाएं जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। बस आप कुछ भी बदल के देगा तो भी आप कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर्स तो यही रहने वाले हैं, कॉन्सेप्ट यही रहने वाले हैं, बस प्रश्नों का तरीका बदल सकता है, तो उसको आप अच्छे से, आपको मैंने सिखाया है तो आप मेहनत करिए, सीखिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।